नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का लेक्चर 5th डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इसे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी टॉपिक के बिहाफ पे पूरे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का सिलेबस डिज़ाइंड है। और अगर आपने प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट समझ लिया तो यकीन मानिए आपको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पूरा क्रक्स, आपको पूरा नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज आपको इसी टॉपिक से हो जाएगा। तो कृपया अटेंटिवली पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? Strategic management process is defined as the way an organization defines its strategy। तो strategic management process क्या है? एक organization जिस तरह से अपनी strategy को, अपने master plan को, अपने action plan को define करती है, उसी प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है? इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू इम्प्लीमेंट अ सिलेक्टेड फ्यू स्ट्रेटजीज, डिटेल्स द इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड कीप्स ऑन अप्रेजिंग द प्रोग्रेस एंड सक्सेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थ्रू रेगुलर असेसमेंट। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कौन सा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है अपनी जो सिलेक्टेड फ्यू स्ट्रेटजीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और लगातार उन जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है स्ट्रेटजीज़ का, उसको रेगुलर असेसमेंट करके उसकी सक्सेस को, प्रोग्रेस को अप्रेज किया जाता है। और जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है उसकी पूरी डिटेलिंग की जाती है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाएगा, क्या क्या इसमें प्लान के अंतर्गत है, हम कौन कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। इन सब चीज़ों को हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसकी प्रोग्रेस को और उसकी सक्सेस को, किसकी? इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस को और इम्प्लीमेंटेशन की सक्सेस को हम लगातार अप्रेज करते हैं रेगुलर असेसमेंट के द्वारा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्ट्रेटजीज़ को सिलेक्ट करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सके। और इस इम्प्लीमेंटेशन की सक्सेस और उसकी प्रोग्रेस पे ही डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी। इसलिए इसका रेगुलर असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यही है आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या करते हैं? एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और उस इम्प्लीमेंटेशन की सक्सेस और प्रोग्रेस को हम रेगुलर असेसमेंट करते रहते हैं। उस पूरे इम्प्लीमेंटेशन प्लान को हम डिटेल में अपने स्टाफ को और अपने ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को पूरी तरह से बताते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। यही आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। तो आइए एक फिगर के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का फिगर है, मेरा हैंड रिटन फिगर है ये। तो देख लीजिए। पहला स्टेप है गोल सेटिंग। तो इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करते हैं और उनको अचीव करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस। एनालिसिस में हम पूरी एनालिसिस करते हैं, उसका डेटा इकट्ठा करते हैं कि किस बिहाफ पे हम अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे और किस तरह से हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। ये पूरी एनालिसिस इस स्टेप में की जाती है। इसमें जैसे कुछ एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्वॉट एनालिसिस की जाएगी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एनालिसिस कहलाती है। तो ये एनालिसिस की जाएगी और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जाएगी और आउटसाइड एडवाइस ली जाएगी। इनके बिहाफ पे हम क्या करेंगे? अपनी स्ट्रेटजी को, जब हमारे पास ये डेटा, ये इन्फॉर्मेशन एनालिसिस के थ्रू आ जाएगी तो हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करेंगे। जब स्ट्रेटजी हमारी बन जाएगी तो हम फिर उस स्ट्रेटजी को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जब इम्प्लीमेंट होगी स्ट्रेटजी तो फिर उस स्ट्रेटजी को जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वो कितनी सक्सेस हो रही है या क्या उसकी प्रोग्रेस है, वो उसको हम चेक करेंगे। किसमें? स्ट्रेटजिक इवेल्युएशन में। तो जो भी डेविएशंस, अगर स्ट्रेटजी में वही आउटकम आ रहे हैं, डिज़ायर्ड आउटकम आ रहे हैं, मतलब हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने विज़न की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपने मिशन की ओर बढ़ रहे हैं, अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और डेविएशंस नहीं हैं तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। पर अगर ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ ना कुछ डेविएशंस, कुछ ना कुछ विचलन, कुछ ना कुछ
गैप एक्चुअल और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस में ज़रूर आएगा। तो उस गैप को भरने के लिए हम क्या करते हैं, आप फिगर में देखेंगे कि ये एरो लगातार स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में भी जा रहा है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में भी जा रहा है, एनालिसिस में भी जा रहा है और गोल सेटिंग में भी जा रहा है। तो जिस भी एवेल्यूएशन में जिस भी स्टेप में हम कमी पाते हैं और जिस भी जगह हम पाते हैं कमी, उसको हम ठीक करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए बैकवर्ड ये एरो आ रहा है। और जो ये हम चीज़ें ठीक करने का प्रयास करते हैं, इसी को कहते हैं स्ट्रेटजिक कंट्रोल। तो ये था पूरा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का फिगर। अब हम देखेंगे डिटेल में इन सब चीज़ों को, तो कृपया बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को पूरी तरह से समझ पाएंगे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में होता क्या है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है गोल सेटिंग। द विजन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियरली स्टेटेड। तो गोल सेटिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, विजन का मतलब वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज एंड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किस स्तर पे है आज और कहाँ होना चाहती है, ये आपका विजन है। और गोल्स हैं जो उद्देश्य हैं कंपनी के, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, इसमें क्लियरली स्टेट कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि कंपनी यही करना चाहती है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट में सबसे ऊपर विजन रखा जाता है, फिर मिशन रखा जाता है, फिर गोल्स रखे जाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं, फिर प्लान्स रखे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को गोल में हम डिफाइन कर देते हैं कि हम बिजनेस में एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। यही आपका है गोल सेटिंग। अब सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं, द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो भाई सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात नहीं चल रही है, लॉन्ग टर्म गोल्स की भी बात चल रही है। द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर डिफाइंड। इसमें आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरी तरह डिफाइन कर दिया जाएगा। प्रोसेसेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड एंड करंट स्टाफ इज एवेलुएटेड टू चूज कैपेबल पीपल टू वर्क ऑन द प्रोसेसेस। तो इसमें हम अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरी तरह डिफाइन कर देंगे और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव करेंगे, उन प्रोसेसेस को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और करंट स्टाफ, जो हमारे पास करंट स्टाफ है कंपनी के पास, उसको इवेल्युएट किया जाएगा कि जिन प्रोसेसेस के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले हैं, वो कैपेबल लोग उसमें आइडेंटिफाई किए जाएंगे, चूज़ किए जाएंगे, जो उन प्रोसेसेस में काम कर पाएंगे जिसके थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें गोल सेटिंग में कर ली जाती है। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, एनालिसिस। डेटा रिलेवेंट टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गैदर्ड। मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी डेटा हमें आवश्यक है, उसको इकट्ठा किया जाएगा। पोटेंशियल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जामिन्ड एंड स्वॉट एनालिसिस इज ऑल्सो परफॉर्म्ड। तो जो भी हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब कि जो कंटिन्यूस ग्रोथ होने वाली है, जो ना मिटने वाली ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, ना खत्म होने वाली ग्रोथ है, उसको जो प्रभावित करने वाले हैं, ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को लगातार हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे। और यहाँ पे हम स्वॉट कंपनी क्या करेगी, स्वॉट एनालिसिस भी करेगी। स्वॉट एनालिसिस का मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस आपकी इंटरनल फैक्टर्स में आती हैं, मतलब एक कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, मतलब जैसे कंपनी की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसका वर्क फोर्स या कहें कि आपका मैन पावर बहुत अच्छा है। और कुछ वीकनेसेस हो सकती हैं, मान लीजिए टेक्नोलॉजी में बाकी उसका मशीनरी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, प्लांट बहुत अच्छा है और फंड भी ठीक है, पर टेक्नोलॉजी में बड़ी वीक है, ऐसा होता है, तो ये वीकनेस के तहत पे आएगी। मतलब कंपनी की ये इंटरनल दोनों फैक्टर्स हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, दोनों ये आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स हैं, मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी वही ग्रैस्प कर पाएगी कंपनी जो जिसकी स्ट्रेंथ उस कंपनी के पास होगी। अगर कंपनी के पास वो स्ट्रेंथ रिलेटेड स्ट्रेंथ्स है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करेगी, गेन कर लेगी। और अगर उसके पास वो रिलेटेड स्ट्रेंथ्स नहीं है किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने की, तो वो एक वीकनेस की तरह काम करेगा और वही फ्यूचर में खतरा बन जाएगा एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में एक कंपनी के लिए। तो ये थ्रेट हो जाएगा। थ्रेट मतलब जैसे मान लीजिए एक कंपनी के पास कोई टेक्नोलॉजी की कमी है और आपके अपोनेंट के पास या कॉम्पिटिटर के पास वो टेक्नोलॉजी है, तो वो आपको कंपटीशन में बीट कर देगा। तो ये एनालिसिस यहाँ पे की जाएगी, मतलब सारा डेटा रिलेवेंट टू अचीव द गोल्स इसमें इकट्ठा किया जाएगा, ताकि आगे हमें स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट भी करनी है। तो ये सारा डेटा कहाँ आएगा, हमारे नेक्स्ट स्टेप में। तो आइए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं।
तो स्ट्रेटजी फॉर्मेशन वंस एनालिसिस इज डन, एक बार एनालिसिस हो चुकी है, द ऑर्गेनाइजेशन मूव्स टू द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन स्टेज वेयर द प्लान टू एक्वायर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इज डिजाइंड, prioritization of the issues facing the business is done and finally the strategy is formulated accordingly। तो जो हमारा डेटा एनालिसिस में आ चुका है उसके आधार पे हम अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे और एक ऐसा पूरा सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू हम अपनी स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, ऐसी प्लानिंग करेंगे कि हम वो सारे रिसोर्सेज को हम क्या करना है, अरेंज करना है। क्योंकि अगर हमने एनालिसिस की है और हमारे पास डेटा की रिक्वायरमेंट कुछ आई है, मतलब कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आई है, तो उस रिसोर्सेज को एक्वायर करने का कोई प्लान बनाना होगा, तो वही स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में किया जाएगा। और हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे, अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ में बहुत वीक हैं, हमारी टेक्नोलॉजी मान लीजिए बहुत वीक है, या हमारे अनस्किल्ड वर्कर हमारे पास हैं जो कि स्किल्ड नहीं है, या हमें मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, तो हम उनको प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि कौन सी चीज़ पहले की जाएगी। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा। और जब प्रायोरिटी एक बार डिसाइड हो जाएगी तो हम फाइनली जब हमारे पास वो रिसोर्सेज का एलोकेशन करने का भी पूरा आ जाएगा कि कैसे रिसोर्स को एलोकेट किया जाएगा, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, फंड अगर कम है तो फंड कैसे अरेंज किया जाएगा, ये सारी प्लानिंग जब हो जाएगी तो इसके बाद में हमारी एक फाइनल स्ट्रेटजी, मास्टर प्लान हम बना लेंगे, जिसको हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। तो आफ्टर फॉर्मुलेशन of the strategy, the employees of the organization are clearly made aware of their roles and responsibilities। जब एक बार पूरा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन हो चुका है, हमारी स्ट्रेटजी बन चुकी है, तो हम एम्प्लॉयज़ को अपने जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारा उनकी उस स्ट्रेटजी में जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाले हैं वो उनको क्लियरली डिफाइन कर दी जाएगा। मतलब कि जो मैनेजर, मान लीजिए प्रोडक्शन का मैनेजर है तो उसको क्लियरली डिफाइंड होगा कि आपका ये काम होने वाला है, या मार्केटिंग मैनेजर है तो उसका क्लियरली रोल डिफाइन होने वाला है कि भाई आपका ये काम होने वाला है। जो भी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स होंगे, जो भी मैन पावर हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगा, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर कट डिफाइन कर दिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि स्ट्रेटजी को क्लियरली इम्प्लीमेंट हम कर पाएँ। जब सब लोग अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, इट इज़ इंश्योर दैट फंड्स वुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम। ये हमें एक कंपनी को इंश्योर करना है कि हमारे जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं, क्योंकि बिना पैसे के आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ग्राउंड लेवल में स्ट्रेटजी जो फॉर्मुलेट हुए उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो बिना फंड के तो नहीं हो पाएगा। भाई स्टाफ रखेंगे उसको सैलरी देनी पड़ेगी, आप मशीनरी लाएंगे उसको सैलरी देनी पड़ेगी, आप मशीनरी चलाएंगे तो उसके लिए एनर्जी लगेगी, चाहे फ्यूल लगे चाहे इलेक्ट्रिसिटी लगे, आपको वो लगेगी, आपके एक्सपेंसेस आएंगे। तो फंड्स लगातार अवेलेबल रहने चाहिए, तभी आप एक और स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब ये सब इंश्योर हो जाएगा उसके बाद में हमारी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। जब हमारे सारे रिसोर्स क्लियर हैं, सबको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हैं, सारे हमारे पास रिसोर्स आ चुके हैं, सारे फंड इकट्ठा हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, रेगुलर फ्लो फंड का बना रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप, यह है स्ट्रेटजी इवेल्युएशन। तो कुछ लोग इसे लास्ट स्टेप मानते हैं स्ट्रेटजी इवेल्युएशन को, और बहुत सारी बुक्स में स्ट्रेटजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल लास्ट स्टेप माना गया है। मतलब क्योंकि इवेल्युएशन करेंगे तो भाई उसको कंट्रोल करेंगे ना, जो भी गैप आएगा उसको स्ट्रेटजी इवेल्युएशन हमने किया, मान लीजिए कोई गैप पाया और उस गैप को हम ब्रिज भी तो करेंगे, उस गैप को फुलफिल भी तो करेंगे, तो स्ट्रेटजिक कंट्रोल भी आता है इसमें। कुछ बुक्स मानती हैं कि स्ट्रेटजी इवेल्युएशन कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटजी हमें कंट्रोल करनी है, जिस भी स्टेप में हमारी कमी है, गोल सेटिंग में, एनालिसिस में, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में या इम्प्लीमेंटेशन में, जहाँ भी कमी हो रही है उसको हम ब्रिज करना ही है हमको, नहीं इवेल्युएशन करने का क्या फ़ायदा हुआ। पर कुछ बुक्स में अलग से स्टेप दिया हुआ है स्ट्रेटजी कंट्रोल, तो आइए देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्ट्रेटजीज being implemented are evaluated regularly to check whether they are on track and are providing the desired results। तो इस प्रोसेस में हम जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की गई है उनको रेगुलर चेक करते रहेंगे कि वो ट्रैक में है या नहीं है, डिज़ायर्ड आउटकम दे रही हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे रही हैं या नहीं दे रही हैं।
ये इवैल्यूएशन में हमें यही चेक करना है कि जो स्ट्रेटजी हमने इम्प्लीमेंट की है क्या वो डिज़ायर्ड आउटकम दे रही हैं या डिज़ायर्ड रिजल्ट दे रही हैं, मतलब कि हमारे गोल्स को अकम्प्लिश करवा पाएंगी, हमारे गोल्स को अटेन या अचीव करवा पाएंगी या नहीं करवा पाएंगी। ये हम लगातार चेक करते रहेंगे, ठीक है। और वो ट्रैक में है कि नहीं, उसी ट्रैक में जिस ट्रैक में हम चलाना चाहते, भाई स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है। अगर हमारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, तभी तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करेंगे। हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स जब तक अचीव नहीं होंगे तो लॉन्ग टर्म को कैसे इंश्योर करेंगे। मतलब अगर डे टू डे ऑपरेशन हमारे सही नहीं चल रहे हैं तो हम वीकली, मंथली और ईयरली गोल्स कैसे अचीव करेंगे। तो यही हम चेक करते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हुई है वो क्या ट्रैक में है। अगर वो ट्रैक में है तो हमारे डिजायर्ड आउटकम्स ज़रूर आएंगे। इन केस ऑफ डेविएशंस, देखिए डेविएशंस ज़रूर होंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो आपकी प्लानिंग है वही चलेगी, ज़रूरी नहीं है। और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स सडन आती हैं, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अचानक से जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको मैनेज करने के लिए, और वो आपने प्लान नहीं किया है, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई है। तो लॉन्ग टर्म प्लान जब बनाई है, प्लान बनाया है आपने, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां आएंगी। तो जो वो कमी आएंगी वो डेविएशंस कहलाएंगे। डेविएशन मतलब आपकी प्लानिंग से बियॉन्ड कोई चीज़ हो रही है, वो डेविएशन है। जो आपने सोचा था कि ऐसा ऐसा होगा, आपने सोचा था कि पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, तो लगातार 3-4 स्टेप आपने बनाए, आपने स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म बनाई। अब वो उससे उससे हट के कोई चीज़ हो जाती है तो वो क्या है, डेविएशन है। तो कुछ ना कुछ, मान लीजिए कोई आपका वर्किंग स्टाफ में आपने सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसको दी थी वही बीमार पड़ गया, ये डेविएशन है। तो आपको उसको अल्टरनेट होना चाहिए आपके पास। तो ये जो डेविएशंस हैं उनको दूर करने के लिए आपको क्या है, करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। इनको दूर करने के लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। और जो ये हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। जो डेविएशन आता है, जो विचलन आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, उन्हीं को कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो अब ये हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है, पर एक लाइन लास्ट में लिखी हुई है, एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने फिगर बताते वक्त डिस्कस किया था। आइए देख लेते हैं। एज शोन इन द फिगर, द 5 स्टेजेस आर नॉट स्टैंड अलोन एंड constantly interact with each other in order to ensure better management of the business। तो जितने भी 5 स्टेप बताए गए हैं, मतलब कि गोल सेटिंग, एनालिसिस, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटजी इवेल्युएशन, और कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेटजी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। तो ये पांचों स्टेप्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जिस भी स्टेप में कोई कमी आएगी तो बैकवर्ड जाके उसको हमें ठीक करना है। यही बात मैंने फिगर में आपको बताई थी। तो ये इंटरडिपेंडेंट नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट है या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो जब एक स्टेप की सक्सेस ही इंश्योर करेगी कि अगला स्टेप आपका सक्सेसफुल होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय था, तो इसे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको पूरा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।